तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द बाइनरी फिजन। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द बाइनरी फिजन एंड व्हाट इज़ द मल्टीपल फिजन। तो हम डेफिनेशन को एक बार और रिमाइंड कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बाइनरी फिजन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन के बारे में आपको बताया था कि बाइनरी फिजन इज दैट टाइप ऑफ द फिजन इन विच ए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। कि बाइनरी फिजन की वो टाइप है जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल के अंदर टूट जाती है। और मल्टीपल फिजन के बारे में बताया था कि मल्टीपल फिजन क्या है, इट इज दैट टाइप ऑफ द फिजन इन विच ए सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू मोर देन ए टू डॉटर सेल। कि मल्टीपल फिजन की वो टाइप है जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर टूट जाती है। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द बाइनरी फिजन। की जो बाइनरी फिजन है वो कितने अलग अलग तरह का होता है। तो देखिए बाइनरी फिजन जो है इट इज जनरली ऑफ थ्री टाइप्स, द सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन की यहाँ पे टाइप हमने बताई कि बाइनरी फिजन जो होता है वो तीन तरह का होता है, जिनमें से एक क्या है, इट इज द सिंपल बाइनरी फिजन, सेकंड है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और जो थर्ड है वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो देखिए बाइनरी फिजन को जो हमने अलग अलग टाइप के अंदर बांटा है, तो बाइनरी फिजन की जो टाइप्स हैं ये हमने किस बेस के ऊपर बांटी हैं। तो बाइनरी फिजन को हमने किस बेस के ऊपर डिवाइड किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ साइटोकाइनेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ, या सिंपली आप बोल सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। कि कोई एक सेल टाइप है जिसे बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करना है, तो कोई सेल बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते टाइम अपने वो उसका डिवाइड करने का प्लेन क्या होगा, क्योंकि एक सेल टाइप जो है ना वो अलग अलग प्लेन में डिवाइड कर सकती है। जैसे कि एक प्लेन होता है वर्टिकल प्लेन, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना, और एक होता है ओब्लिक। ओब्लिक का मीनिंग होता है तिरछा, टेढ़ा, ठीक है ना। अगर कोई सेल टाइप वर्टिकली डिवाइड करेगी तो वो कुछ इस वे में डिवाइड करेगी। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि अगर कोई सेल वर्टिकली डिवाइड करती है तो उससे वर्टिकली डिवाइड करने पर जो सेल टाइप बनेगी वो एक बनेगी इस पेरेंट सेल के राइट साइड में और एक बनेगी पेरेंट सेल के लेफ्ट साइड में। तो ये है इट इज द वर्टिकल प्लेन ऑफ द सेल डिवीजन। और अगर कोई सेल ट्रांसवर्सली आप बोल सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टली बोल सकते हो, अगर किसी सेल की डिवाइड करने का जो प्लेन है वो अगर हॉरिजॉन्टल है तो इससे सेल बनेगी ऊपर नीचे, एक सेल बनेगी ऊपर एक सेल बनेगी नीचे। और एक होता है ओब्लिक प्लेन। ओब्लिक प्लेन के अंदर जो ओब्लिक प्लेन होता है वो ना तो पूरा वर्टिकली होता ना पूरा ट्रांसवर्सली होता, वो जो ओब्लिक प्लेन होता है वो थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो सेल है अगर सेल ओब्लिकली डिवाइड करती है, ठीक है ना, तो इसमें जो सेल टाइप है वो जो सेल टाइप बनेंगी ना तो वो पूरा कंप्लीटली वर्टिकली बनेंगी ना पूरी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली बनेंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन कि कोई सेल बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड कर रही है तो उस सेल के डिवाइड करने का प्लेन क्या है, वो किस प्लेन में डिवाइड करेगी, इस बेस के ऊपर जो बाइनरी फिजन है वो कितने तरह का है, तीन तरह का है, सिंपल बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सिंपल बाइनरी फिजन। लेकिन बाइनरी फिजन की इन तीनों टाइप्स को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जिनमें से एक टर्म है कैरियोकाइनेसिस और एक टर्म है साइटोकाइनेसिस। तो देखिए इसमें क्या है, पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे देखिए इस जो ये कैरियोकाइनेसिस जो वर्ड है इसके अंदर जो टर्म है, इस टर्म के अंदर दो अलग अलग वर्ड्स हैं। हमने बोला कि कैरियोकाइनेसिस, कैरियो प्लस काइनेसिस। तो इसके अंदर जो कैरियो वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैरियो है ये एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक लैंग्वेज हमारे एक बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है ये। और क्योंकि साइंस के अंदर मोस्टली वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से
निकाले गए हैं। तो बाकी वर्ड्स की तरह जो कैरियो है ये भी एक तरह का ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक भाषा के अंदर कैरियो वर्ड का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मीनिंग होता है टू डिवाइड। तो सिंपली डेफिनेशन क्या बन गई, तो द मीनिंग ऑफ द कैरियोकाइनेसिस इज क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के डिवाइड करने को ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस। तो सिंपल डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी, कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ पे कैरियो का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मीनिंग क्या है, टू डिवाइड। तो न्यूक्लियस के डिवाइड करने को ही क्या बोलेंगे, इट इज द कैरियोकाइनेसिस। तो वैसे ही क्या है, इसके अंदर एक टर्म हमने यहाँ पे और लिख रखी है, जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे देखिए साइटोकाइनेसिस जो टर्म है, इस टर्म के अंदर भी दो अलग अलग वर्ड हैं, एक साइटो और एक काइनेसिस। तो देखिए जैसे कैरियोकाइनेसिस के अंदर कैरियो का मीनिंग क्या बताया था, न्यूक्लियस, वैसे ही साइटोकाइनेसिस के अंदर इस साइटो वर्ड का मीनिंग होता है साइटोप्लाज्म। साइटो का मीनिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ द साइटो इज द साइटोप्लाज्म। और जो ये साइटो वर्ड है ये कंप्लीट सेल को भी इंडिकेट कर सकता है। यहाँ पे जो साइटो वर्ड है इट इंडिकेट ए होल सेल टाइप, और इट ऑल्सो इंडिकेट द टर्म साइटोप्लाज्म। तो साइटो के दो अलग अलग वर्ड मीनिंग है यहाँ पे। साइटो वर्ड जो है ये कंप्लीट सेल को इंडिकेट कर सकता है यहाँ पे, या फिर साइटो वर्ड जो है वो अकेला साइटोप्लाज्म के लिए भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे टर्म के हिसाब से साइटो का मीनिंग हम साइटोप्लाज्म लेंगे। तो साइटो का मीनिंग क्या है, साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मीनिंग क्या है, टू डिवाइड। तो इसलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइटोकाइनेसिस, तो सिंपली क्या बन गया, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस। तो साइटोप्लाज्म के डिवाइड करने को, या फिर आप बोल सकते हो कि एक सेल टाइप के डिवाइड करने को ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस। तो बाइनरी फ्यूजन की जब ये तीन टाइप हम पढ़ेंगे, सिंपल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल जो है, इन तीनों टर्म्स के अंदर, इन तीनों डेफिनेशन के अंदर ये दोनों टर्म्स आएंगी, ठीक है ना। एक तो कौन सी है, कैरियोकाइनेसिस, और एक कौन सी है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंपल बाइनरी फ्यूजन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सिंपल बाइनरी फ्यूजन। तो देखिए डेफिनेशन के अंदर क्या लिख रखा है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन इज दैट टाइप ऑफ द बाइनरी फ्यूजन इन विच प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस इज नॉट फिक्स्ड बट इट ऑलवेज अकर्स परपेंडिकुलर टू द कैरियोकाइनेसिस। तो देखिए डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सिंपल बाइनरी फ्यूजन की वो टाइप है जिसमें साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस इज नॉट फिक्स्ड। तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन की वो टाइप है जिसमें साइटोप्लाज्म के डिवाइड करने का प्लेन फिक्स नहीं होता। आगे क्या लिखा, बट इट ऑलवेज अकर्स परपेंडिकुलर टू द कैरियोकाइनेसिस। कि सिंपल बाइनरी फ्यूजन की वो टाइप है जिसमें साइटोप्लाज्म के डिवाइड करने का प्लेन, मतलब कि साइटोकाइनेसिस का प्लेन फिक्स नहीं होता। इसमें सेल का साइटोप्लाज्म जो है या फिर सेल का जो डिवीजन है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। वो जो डिवीजन है, डिवीजन वर्टिकली हो सकता है, डिवीजन हॉरिजॉन्टली हो सकता है, डिवीजन है ओब्लिकली हो सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी ये फिक्स नहीं होता कि बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो सेल डिवाइड करने जा रही है ये सेल किस प्लेन में डिवाइड करेगी। मतलब कि जो डिवीजन है, मतलब जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। इट इज नॉट ऑलरेडी डिटरमाइंड, ठीक है ना। तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन की वो टाइप है जिसमें साइटोकाइनेसिस का प्लेन फिक्स नहीं होता, लेकिन वो जिस भी प्लेन में होता है, बट इट ऑलवेज अकर्स परपेंडिकुलर टू द कैरियोकाइनेसिस। ये लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का जो प्लेन है वो फिक्स तो नहीं है, लेकिन वो जिस भी प्लेन में होता है वो प्लेन हमेशा कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस के डिवाइड करने का
परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है अगर कोई दो चीजें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, सिंपली, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये और एक वर्टिकल लाइन मैंने इसके ऊपर लगा दी, तो आप यहां से समझ सकते हो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल इंड्यूस कर रही हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो लाइंस हैं, बोथ ऑफ दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए इस डेफिनेशन का जो मीनिंग है वो आप डायग्राम के थ्रू काफी अच्छे से समझ जाओगे कि इस डेफिनेशन का एक्चुअल में क्या मीनिंग है। तो देखिए डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि सिंपल बाइनरी फ्यूजन की वो टाइप है जिसमें साइटोप्लाज्म के डिवाइड करने का जो प्लेन है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन वो जिस भी प्लेन में होता है वो प्लेन हमेशा कैरियोकाइनेसिस का परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? हमेशा उसका परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है अमीबा। जो अमीबा है वो इस तरह के सिंपल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या करता है? खुद को रिप्रोड्यूस करता है। तो देखिए डायग्राम के अंदर ये दिखा रखी है एक अमीबा सेल टाइप, और ये अमीबा सेल के बाहर की है मेम्ब्रेन, ये अंदर का न्यूक्लियस, और ये इसके अंदर दिखा रखा है एक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। तो देखिए इसमें सेकंड डायग्राम की तरफ जो एरो हमने बना रखा है कि जो ये एरो है ये सेकंड डायग्राम को इंडिकेट कर रहा है, और इस एरो के साइड में हमने लिख दिया इलोंगेशन। तो देखिए इलोंगेशन का मीनिंग होता है टू इंक्रीज लेंथ। तो किसी चीज की लेंथ का बढ़ना, तो लंबाई के बढ़ने को ही क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द इलोंगेशन। तो यहाँ पे ये है वो अमीबा सेल जो सिंपल बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करेगी? खुद को डिवाइड करेगी, क्योंकि जो फिजन है वो भी एक तरह का सेल डिवीजन ही है। तो देखिए ये एक अमीबा सेल है जो सिंपल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या करेगी? खुद को डिवाइड करेगी। लेकिन डिवाइड करने से पहले हमने नोट किया कि जो पहले वाला डायग्राम है उसमें सेल साइज काफी छोटा दिखा रखा है, और जबकि जो सेकंड डायग्राम है ये है हमारा फर्स्ट डायग्राम और ये है सेकंड। तो सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हो जो सेल साइज है वो पहले डायग्राम के कंपेयर में थोड़ा बड़ा है। तो हमने क्या नोट किया कि जब भी कोई सेल डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रोसीड करती है तो डिवाइड करने से पहले हर तरह की सेल टाइप अपना साइज इंक्रीज कर लेती है। ये हर तरह के सेल डिवीजन का रूल है, चाहे वो सेल डिवीजन फिर माइटोसिस हो, चाहे वो मियोसिस हो, चाहे वो किसी और दूसरे टाइप का सेल डिवीजन हो। हर तरह के सेल डिवीजन का एक रूल होता है। रूल क्या होता है? कोई भी सेल डिवाइड करने से पहले अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि साइज इंक्रीज करने का जो पर्पज है वो ये होता है कि डिवाइड करने के बाद जो दो डॉटर सेल्स बनेंगी उन दोनों डॉटर सेल्स का जो साइज है वो नॉर्मल सेल से काफी छोटा न बन जाए। तो इस बात से बचने के लिए क्या होता है कि जो सेल डिवाइड करती है वो डिवाइड करने से पहले अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है, क्योंकि सेल डिवाइड करते टाइम क्या करेगी? एक सेल को दो अलग अलग हिस्सों के अंदर बंटना पड़ता है, टूटना पड़ता है, ठीक है ना। अगर वो अपना सेल साइज इंक्रीज नहीं करेगी तो हर सेल डिवीजन के बाद जो साइज है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। तो साइज के अंदर इस रिडक्शन को रोकने के लिए, ठीक है ना, रोकने के लिए हर सेल डिवीजन से पहले हर सेल टाइप क्या करती है? अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है। अब क्योंकि फिजन भी एक तरह का सेल डिवीजन है तो ये अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन में जाने से पहले अपने साइज को क्या कर लेगा? थोड़ा इंक्रीज कर लेगा। और साइज के इंक्रीज करने को हमने क्या बोल दिया? इट इज कॉल्ड एज द इलोंगेशन। मतलब कि इस अमीबा सेल ने खुद को डिवाइड करने से पहले क्या कर लिया? अपने आप को इलोंगेट कर लिया, इसने अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लिया। तो यहाँ पे सेल ये इसलिए हमने लिखा इट द सेल इलोंगेशन, कि डिवाइड करने से पहले सेल क्या करेगी? इलोंगेट करेगी, उसका इलोंगेशन होगा। यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं कि जो सेल है वो इस वे में इलोंगेट होगी, मतलब कि सेल ने हॉरिजॉन्टली अपने आप को इलोंगेट कर लिया। अगर ये सेल टाइप, अब तो डायग्राम के अंदर तो दिखा रखा है कि जो सेल है वो इस वे में इलोंगेट होगी, ठीक है ना, जो सेल है वो इस वे में इलोंगेट होगी। लेकिन अगर हम नोट करते
अगर ऐसा होता कि सेल इस वे में इलोंगेट होने की बजाय अगर वो इस वे में इलोंगेट होती, तो देखिए इस डायग्राम के अंदर जो दिखा रखा है, हमने नोट किया कि जब सेल इस वे में इलोंगेट हुई तो न्यूक्लियस का इलोंगेशन भी इसी वे में हुआ। मतलब कि सेल भी इस वे में इलोंगेट होगी और साथ में न्यूक्लियस भी। पहले वाले डायग्राम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप का दिखा रखा है, लेकिन सेकंड डायग्राम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप्ड नहीं है। मतलब कि सेल के इलोंगेट होने के साथ साथ न्यूक्लियस भी क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। और न्यूक्लियस के इलोंगेट होने की डायरेक्शन कौन सी है, हमने नोट किया कि जिस वे में सेल इलोंगेट हुई है उसी वे में न्यूक्लियस भी इलोंगेट हुआ है। लेकिन अगर सेल इस वे की बजाय अगर सेल इस वे में इलोंगेट होती तो हम नोट करते कि उस टाइम पे तब न्यूक्लियस का इलोंगेशन भी क्या होता, इसी वे में होता। और अगर ऐसा होता कि सेल ना तो इलोंगेट होती हॉरिजॉन्टली ना इलोंगेट होती वर्टिकली, अगर सेल ओब्लिकली इलोंगेट होती, ओब्लिकली मतलब या तो इस वे में या फिर इस वे में, तो अगर सेल ओब्लिकली इलोंगेट होती तो न्यूक्लियस का इलोंगेशन भी ओब्लिकली ही होता। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, अब अमीबा जो है ना, अमीबा नेचर में एमोर्फस होता है। अमीबा नेचर में कैसा होता है, एमोर्फस। एमोर्फस हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनका मोर्फोलॉजिकल फीचर कोई फिक्स नहीं होता। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी साइज कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ये लगातार चेंज करते रहे, जिनका कोई परमानेंट बॉडी साइज ना हो, जिनकी कोई परमानेंट बॉडी शेप ना हो, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं कि दे आर एमोर्फस इन नेचर। तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा बॉडी साइज हमेशा एक जैसा ही रहता है। मतलब कि अगर हम शेप की बात करें कि जो हमारी बॉडी शेप है वो हमेशा एक जैसी ही बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी की शेप आज कुछ और है कल कुछ और होगी, ऐसा नहीं होता। तो इसका मीनिंग क्या है, वी आर मोर्फस। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी शेप लगातार चेंज होती रहती है उनको क्या बोलते हैं, दे आर एमोर्फस। तो सिंपली जो अमीबा सेल है वो अपनी बॉडी शेप को कंटिन्यूसली क्या चेंज करती रहती है। तो आगे इसमें देखिए आप कि अब यहाँ पे ना तो बाइनरी फ्यूजन में जाने से पहले हमने नोट किया कि अमीबा सेल का इलोंगेशन हो गया, लेकिन इलोंगेशन किस वे में होगा, किस डायरेक्शन के अंदर होगा, ये चीज फिक्स नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो इलोंगेशन है वो हो सकता है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या फिर ओब्लिकली। और साथ में क्या नोट किया कि सेल का इलोंगेशन जिस डायरेक्शन के अंदर जिस वे में होता है, न्यूक्लियस का इलोंगेशन भी उसी वे में होता है। तो देखिए सेकंड डायग्राम के अंदर तो हो गया इलोंगेशन, और थर्ड डायग्राम के अंदर आप नोट कर रहे हो कि थर्ड डायग्राम के अंदर हमने नोट किया कि दोनों तरफ से अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है उसने अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। भाई इन्वेजिनेशन या इन्वेजिनेट होने का मतलब है अंदर की तरफ धंसना, ठीक है ना। तो अंदर की तो इनवर्ड मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द इन्वेजिनेशन, और आउटवर्डली मूवमेंट को बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज द इवेजिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमीबा सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर की बजाय क्या कर रही है, इनवर्डली मूव कर रही है, ऐसे अंदर की तरफ। तो क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड एज द इन्वेजिनेशन। तो सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ से इन्वेजिनेट करने के कारण दोनों सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के क्या आ गई, काफी नजदीक आ गई, और इन्वेजिनेशन के कारण बाहर की तरफ से देखने पर आपको मेम्ब्रेन के ऊपर एक ग्रूव दिखाई देगा। ग्रूव का मीनिंग होता है गड्ढा, क्योंकि अंदर की तरफ धंसने के कारण मेम्ब्रेन के ऊपरी हिस्से के ऊपर क्या बन गया, एक ग्रूव बन गया, और ग्रूव को हम बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रिक्शन। तो मतलब कि ग्रूव को इंडिकेट करने के लिए एक टर्म और है, और उस टर्म का नाम क्या है, कंस्ट्रिक्शन। ग्रूव बोल सकते हो या फिर आप कंस्ट्रिक्शन बोल सकते हो, ये एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रिक्शन वर्ड का यूज कर रखा है। तो यहाँ पे दोनों तरफ की मेम्ब्रेन क्या होगी, इन्वेजिनेट होगी, और दोनों तरफ की मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होने के कारण जो ग्रूव बना उस ग्रूव को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रिक्शन। ये कंस्ट्रिक्शन इसलिए डेवलप हुआ है ताकि दोनों तरफ से जो मेम्ब्रेन है वो इनवर्डली मूव करती रहे एक दूसरे की तरफ, और जब ये कंस्ट्रिक्शन और ज्यादा डीप होता चला जाएगा और ज्यादा गहरा होता चला जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों तरफ की
सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी और यहाँ पे क्या होगा, फाइनली वो यहाँ से कट हो जाएंगी और कट होने के बाद एक सेल टाइप जो है वो दो अलग अलग डॉटर सेल के अंदर क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में दिखा रखा है एक अमीबा सेल, सेकंड डायग्राम में दिखा दिया कि सेल इलोंगेट होगी और सेल इलोंगेशन के साथ साथ न्यूक्लियस भी क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। और एक बात साथ में ध्यान रखिए कि न्यूक्लियस जब इलोंगेट हुआ था तो न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल मतलब कि जो हमारा डीएनए कंटेंट था वो भी क्या था, इसका डिवाइड कर गया था। तो न्यूक्लियस इलोंगेशन के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए कंटेंट भी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। भाई रेप्लिकेट या रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है एक कॉपी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन। किसी भी चीज के कॉपी होने को ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन। तो न्यूक्लियस के इलोंगेशन के साथ साथ डीएनए कंटेंट भी क्या था, वो उस डीएनए कंटेंट भी साथ में रेप्लिकेट हो गया था। क्योंकि जैसे बताया कि हर सेल डिवीजन का रूल क्या होता है कि कोई भी सेल डिवाइड करने से पहले अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है, वैसे ही एक रूल ये भी है कि हर सेल टाइप अपने आप को डिवाइड करने से पहले वो अपना डीएनए कंटेंट भी डबल कर लेती है। क्योंकि जब एक सेल टाइप दो अलग अलग सेल के अंदर स्प्लिट होगी तो दोनों सेल टाइप को इक्वल अमाउंट का डीएनए कंटेंट इसको देना पड़ेगा, ताकि जो डीएनए कंटेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। इस बात के लिए जो डीएनए कंटेंट है उसका रेप्लिकेशन भी क्या होता है, जरूरी होता है। डीएनए के रेप्लिकेट हुए बगैर कोई भी सेल डिवाइड कर ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड डायग्राम में दिखा दिया इलोंगेशन, थर्ड में क्या दिखा दिया, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में बनता हुआ कंस्ट्रिक्शन दिखा दिया। और जब ये कंस्ट्रिक्शन और ज्यादा डीप होता चला गया तो फाइनली क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। तो देखिए जब देखिए थर्ड डायग्राम में आपको मैंने क्या दिखा रखा है, सेकंड में दिखा रखा है न्यूक्लियस को इलोंगेट होते हुए और थर्ड में दिखा रखा है कि न्यूक्लियस जो था वो बीच से क्या हो गया, डिवाइड हो गया और एक न्यूक्लियस जो था वो कंस्ट्रिक्शन के एक साइड में आ गया और दूसरा न्यूक्लियस इस कंस्ट्रिक्शन के दूसरे साइड में चला गया। और जहां पे कंस्ट्रिक्शन डेवलप हुआ है वहीं से सेल का डिवीजन होना है। तो यहाँ पे देखिए, और न्यूक्लियस के डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, ये टर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे देखिए साइटोकाइनेसिस होता है बाद में और कैरियोकाइनेसिस होता है पहले। देखिए पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, एक न्यूक्लियस से क्या बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, इट इज द कैरियोकाइनेसिस। और जब न्यूक्लियस डिवाइड कर गए और दोनों अलग अलग टर्मिनल एंड, दोनों अलग अलग पोलर रीजन की तरफ चले गए तो बाद में क्या होता है, ये कंस्ट्रिक्शन थोड़ा और डीपली हो जाता है और बाद में ये कंस्ट्रिक्शन थोड़ा और डीप होते 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 क्या है, जो मेम्ब्रेन है वो दोनों तरफ से आके मिल जाती है और एक सेल टाइप जो है वो कट होके दो अलग अलग सेल टाइप के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। तो आपने क्या नोट किया, यहाँ पे देखिए साइटोकाइनेसिस हो रहा है इस वे में, मतलब कि न्यूक्लियस तो इलोंगेट हुआ इस वे में और साइटोकाइनेसिस किस वे में हुआ, इस वे में। उसका मीनिंग क्या है, तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है ना, कि न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ इस वे में और साइटोकाइनेसिस हुआ इस वे में और दोनों के बीच में क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल बना, मतलब कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है ना, तो फाइनली एक सेल टाइप दो के अंदर कट होगी और सेल के डिवाइड होने को क्या बोला हमने, इट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। और ये दो क्या दिखा रखी, बोथ ऑफ दीज आर द डॉटर सेल्स और ये दोनों की दोनों डॉटर सेल अपनी पेरेंट सेल की आइडेंटिकल कॉपी होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया कि बाय सिंपल बाइनरी फ्यूजन की वो टाइप है जिसमें साइटोकाइनेसिस का प्लेन फिक्स नहीं होता, लेकिन साइटोकाइनेसिस जिस भी प्लेन में होता है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ऑब्लिकली, वो जिस भी प्लेन में होता है वो प्लेन हमेशा कैरियोकाइनेसिस का परपेंडिकुलर होता है। तो ये था, दिस इज अबाउट द सिंपल बाइनरी फ्यूजन। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एंड द लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन।